हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस फीलिया पे। इस पे अभी हम लास्ट क्लास में भारत का संवैधानिक विकास से शुरू किए, जिसमें मैंने आपको पॉइंट वाइज जितने भी एक्ट थे कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सभी को मैंने पॉइंट के रूप में बताया और बताया था कि अगले क्लास से हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से डिटेल के रूप में पढ़ेंगे। उसका बेसिक भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से ही बेसिक आप जानते रहेंगे उसका और तो आप क्वेश्चन इजीली से टैकल आउट कर लेंगे एग्जाम में। अदरवाइज थोड़ी सी समस्या होती है डायरेक्ट फैक्ट लर्न करने में। तो हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इससे पहले हमें इसको जानने के लिए इससे पहले हमें थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। तो इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और महारानी द्वारा उसे अनुमति प्रदान की जाती है उस कंपनी को आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो वो कंपनी जो होता है पूर्वी देश का मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ भारत ही। पूर्वी देश का मतलब इंडोनेशिया भी, पूर्वी देश का मतलब मलेशिया, मतलब पूर्वी देश में जितने भी आते हैं लगभग लगभग मैक्सिमम देशों पे गए थे, तो उसमें से एक भारत भी था। तो 31 दिसंबर 1600 को कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। 1600 ईस्वी के चार्टर द्वारा, इसी 1600 ईस्वी के चार्टर द्वारा होती है। 31 दिसंबर 1600 में कंपनी की स्थापना होती है। चार्टर का मतलब होता है राजलेख, राजा द्वारा जो लिख दिया गया उसी को चार्टर कहा गया है। एक इसकी स्थापना में जो होता है कुल पूंजी 30,133 पाउंड लगी। कितना? 30,133 पाउंड। पाउंड वैसे ही है जैसे हम लोग की मुद्रा रुपया है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, ठीक है। तो वैसे ही ब्रिटेन की मुद्रा जो है वो पाउंड थी और आज भी पाउंड ही है। इसमें भागीदार कितने लोग थे? 217 लोग थे। और कितने लोग कितने वर्ष तक कितने वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी? 15 वर्ष तक, ठीक। किसके द्वारा? एलिजाबेथ प्रथम, जो ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक। अनुमति दी गई। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई तो भारत का शासक कौन? भारत का शासन कौन था? तो यहाँ पे आप अकबर कर देंगे। भारत का शासक कौन? तो यहाँ पे आप अकबर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो उसको भी पढ़ाएंगे। तो जब 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना की गई तो उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। लेकिन जब कंपनी भारत में आती है, कितने में? 1608 में आती, तो उस समय भारत का शासक कौन? जहांगीर, ठीक। जब कंपनी की स्थापना होती तो उस समय भारत का शासक और अकबर था। अकबर के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। कंपनी लेकिन जब भारत पहुंचती है 1608 में, तो उस समय यहाँ का शासक कौन रहता है? यहाँ का राजा कौन रहता है? जहांगीर रहता है। 1608 में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आता है। किससे आता है? हेक्टर नामक जहाज से आता है। उसके जहाज का नाम क्या था? हेक्टर, पानी वाली जहाज थी, तो उसके जहाज का नाम हेक्टर था। ये भी एग्जाम में पूछता है किस जहाज से आया था? हेक्टर जहाज से आया था, हेक्टर नामक जहाज से आया था। तो ये जो होता है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाता है तो जहांगीर से अनुमति मांगता है कि मुझे फैक्ट्री खोलने की अनुमति दीजिए और हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। तो चूंकि उस समय पुर्तगालियों का शासन काफ़ी ठीक ठाक था और मुगलों से उनका रिलेशन भी ठीक ठीक था, तो जहांगीर ने उनको अनुमति नहीं दी। लेकिन जब 1613 में जब 1613 में कैप्टन मिडल्टन आता है और ये जहांगीर के दरबार में जाता है, तो जहांगीर इसको फैक्ट्री डालने की अनुमति दे देता है। कहाँ पे? सूरत में। सूरत में इसको फैक्ट्री डालने की अनुमति दे देता है। तो ये यहाँ पे सूरत में फैक्ट्री डालते हैं। अब क्या करेंगे? ये धीरे धीरे व्यापार करेंगे। जब व्यापार करेंगे इनके पास पूंजी संपत्ति आएगी तो इनके पावर को भी बढ़ावा मिलेगा। पावर जब इनका बढ़ेगा
ये व्यापार करेंगे, व्यापार में इनको बढ़ावा होगा, व्यापार बढ़ेगा तो इनका शक्ति भी बढ़ेगा। पैसा बढ़ने का मतलब शक्ति बढ़ता है। अब शक्ति बढ़ेगा तो ये अब भारत के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे। हालांकि ये सब टॉपिक हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में आपको डिटेल मिलेगा, लेकिन ये जब प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे तो सबसे पहले 1757 की प्लासी का युद्ध होगा। 1757 प्लासी का युद्ध में कौन कौन था? तो प्लासी के युद्ध जो होता है वो नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लॉर्ड क्लाइव उस समय रहता है, उसके बीच होता है। और प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं। प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीतने का एक कारण था षड्यंत्र। प्लासी का युद्ध दरअसल डायरेक्ट सैनिकों के बीच में हो ही नहीं पाता, कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार हो जाता है और सिराजुद्दौला इसमें मारा जाता है बाद में, क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफर, राय दुर्लभ राय, बाकी लोगों ने इसको धोखा दे देते हैं, जिससे ये मारा जाता है। फिर अभी अंग्रेजों की सैनिक पावर इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हुई है क्योंकि वो डायरेक्ट अभी युद्ध नहीं किए, लेकिन जब 1764 का कंडीशन आएगा तो ये बक्सर का युद्ध लड़ेंगे। और बक्सर का युद्ध भारत के 3 महान शक्तियों के बीच वर्सेस अंग्रेजों के बीच होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होगा। और इसमें जो होता है अंग्रेज डायरेक्ट उनकी सेनाओं से लड़ेंगे। और भारत की 3 महान शक्तियाँ कौन कौन सी थी? इसमें था अवध प्लस कलकत्ता प्लस दिल्ली, मतलब अवध से आसफुद्दौला, अवध से नवाब आसफुद्दौला थे, कलकत्ता से मीर कासिम और दिल्ली से शाह आलम सेकंड। इन तीनों शक्तियां एक रहेंगी और अंग्रेज एक तरफ रहेंगे और इन तीनों शक्तियों को हराएंगे। शाह आलम सेकंड का मतलब ये मुगल शासक था, पूरे दिल्ली का शासक, मतलब पूरे भारत का। मीर कासिम, अवध से आसफुद्दौला, इन तीनों को हराते हैं अंग्रेज। अब ये अपने सैनिक पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अब इनको लगता है कि हम भारत पे प्रशासन कर सकते हैं, तब बढ़ाएंगे अब अपनी ये क्या, भारत में प्रशासनिक शक्ति बनकर उभरेगी। भारत में प्रशासनिक शक्ति बनकर उभरेगी। अब जैसे ही भारत में प्रशासनिक शक्ति बनकर उभरेंगी, ये तेजी से भारत में क्या बढ़ेगा, रिश्वतखोरी बढ़ेगा, क्योंकि ये लूटने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। कारण क्या था? कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण 1757 प्लासी, 1764 बक्सर, 1767 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। किसमें? 1767 में। 1757 प्लासी होगा, 1764 बक्सर होगा, जो कि ऑलरेडी मैं वहाँ लिखा हूँ। तो ये कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये 3 युद्ध लगातार करेंगे, लगभग 2-4 साल के अंतर में करेंगे, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति हो जाएगी खराब। अब चूंकि ये प्रशासनिक शक्ति बनकर उभर चुकी है, तो ब्रिटिश संसद जो है वहाँ वो परेशान रहेगी, क्योंकि इनको व्यापार करने के लिए भेजा गया था और ये प्रशासन करने लगे थे भारत में। तो चूंकि एक देश में जैसे एक म्यान में जैसे 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे एक देश में 2 सरकार नहीं रह सकती, पैरेलल नहीं चल सकती, क्योंकि ब्रिटेन और भारत में उनका शासन था। भारत में ब्रिटेन का ही शासन था, तो ब्रिटेन समझता था कि भारत में जो भी कंट्रोल हो वो ब्रिटेन संसद अपने हाथ में ले, ब्रिटेन की संसद के थ्रू हो। अब चूंकि ये प्रशासनिक शक्ति बन गई थी, तो ये चाहे मनमानी कर रहे थे, चाहे जो भी नियम कानून लागू कर दे रहे थे, जिससे यहाँ ब्रिटेन लाएगी क्या, कि भारत में प्रशासनिक शक्ति कैसे होती है, व्यापार कैसे होगी, उसके लिए लाएगी रेगुलेटिंग एक्ट। अब उसके लिए लाएगी रेगुलेटिंग एक्ट। उस समय का ब्रिटेन का पीएम था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ
एक समिति गठित करता है, लॉर्ड नॉर्थ एक समिति गठित करता है जिसका नाम होता है गुप्त समिति। ये अपना रिपोर्ट देती है 1773 में, और इसी रिपोर्ट को जो होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा आपको। अब आप देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है क्या। इसमें जो होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। अगर आप इसको नोट कर चुके हो तो मैं इसको हटा रहा हूँ, अगर नोट नहीं किए तो रोक कर नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में अंतर बताना चाहता हूँ, तो आप लोग रोक के इसको लिख लीजिएगा। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो होता है वो 1757 प्लासी युद्ध के बाद प्रथम गवर्नर किसको बनाया जाता है? प्रथम गवर्नर किसको बनाया जाता है? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को बनाया जाता है। ठीक, ये प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इस पद को चेंज करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। किसको प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण बस एक ही था कि भारत पे जो अंग्रेज आए थे, भारत पे जो शासन कर रहे थे, वो 3 जगह से शासन कर रहे थे। एक बम्बई, एक मद्रास और एक कलकत्ता। इन 3 जगह से शासन कर रहे थे। लेकिन जब गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इसके अधीन, कलकत्ता के अधीन, इसके अधीन बम्बई को भी कर दिया गया, बम्बई प्रेसिडेंसी को, और मद्रास प्रेसिडेंसी को। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या था, शासन को केंद्रीकृत करने का कॉन्सेप्ट था कि शासन को केंद्रीकृत किया जाए। अदरवाइज ये मनमाना अपना कुछ भी नियम लागू कर रहा है, यहाँ का गवर्नर अपना नियम लागू कर रहा है, यहाँ का गवर्नर अपना नियम लागू कर रहा है। तो वारेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत बम्बई का भी गवर्नर आ जाएगा, मद्रास का भी गवर्नर आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कहा गया। अब कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सबसे पहले भारत में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो वो कलकत्ता में था। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। लेकिन इसकी स्थापना कब होती है? 1774 में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में, इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, जिनका कार्यकाल था 4 वर्ष का। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे इसमें। कौन कौन? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। कौन कौन? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ठीक, और इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीकृत की प्रक्रिया को अपनाया गया। केंद्रीकृत प्रक्रिया को अपनाने का मतलब ही गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, क्योंकि पावर को केंद्रीकृत करने का मतलब पावर को एक जगह लाना, सत्ता को एक जगह लाना, जिससे कंट्रोल किया जा सके। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो भी डिसीजन लेता था वो बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन दोनों जगह भी लागू किया जाता था। इसी को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस। जैसे अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत जो होता है
संघात्मक देश भले ही है, संघात्मक देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ ये कहीं ना केंद्रीकृत की तरफ झुका हुआ है। कभी भी इमरजेंसी में जो होता है वो सेंटर ज़्यादा पावर में आता है। जैसे आप 2016 में नोटबंदी हुई तो मोदी सरकार ने बस एक अनाउंस किया रात को 8 बजे आके और पूरे देश में नोटबंदी लागू हो गई। कोरोना आया 2020 में, मोदी सरकार ने एक बार अनाउंस किया, पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया। तो ये केंद्रीकृत का पावर क्या, मतलब ये भी यही सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। केंद्र के पास ज़्यादा पावर है। उस मोदी सरकार ने बस एक बार कह दिया, ये मोदी ने एक बार कह दिया कि मार्च 23 मार्च समथिंग 23 मार्च था क्या, या मार्च में ही 23 या 24 मार्च से पूरे भारत में लॉकडाउन लगेगा, मार्च 2020 से, और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। किसी भी मुख्यमंत्री का कुछ नहीं चला। तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक, इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीकृत की प्रक्रिया को अपनाया गया। केंद्रीकृत की प्रक्रिया का मतलब यही था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक, अब मैं हट जाता हूँ। अगर इतना नोट नहीं किया तो इसको रोक कर नोट कर लीजिए, बाकी मैं आगे कुछ और बताऊंगा। बाकी आगे देखते हैं हम। बाकी इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से रोका गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से रोका गया, क्योंकि निजी व्यापार, मैंने बताया कि जब भारत में प्रशासनिक ताकत के रूप में उभरेंगे तो यहाँ पे भ्रष्टाचार पीक लेवल पे हो जाता है, जिससे ब्रिटिश संसद रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको कंट्रोल करना चाहेगी और कहेगी कि जो कंपनी के कर्मचारी है वो निजी व्यापार नहीं करेंगे। ठीक, ये हो गया, कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार नहीं करेंगे। फिर इनको कहा गया कि आप कर्मचारी भारतीय व्यापारियों से उपहार नहीं लेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि जो कंपनी के कर्मचारी है वो भारतीय व्यापारियों से कोई भी उपहार नहीं लेंगे। उपहार लेना ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सिंबल होता है। उपहार के रूप में भले ही लोग कह देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम कराने के लिए आज भी भारत के लाल फीताशाही में चलता है, या किसी भी देश में जहाँ डेमोक्रेसी हो वहाँ की ये कमियाँ पाई जाती हैं, और ये तब भी होता था और आज भी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके बेसिक के बारे में भी हमने जाना, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में क्या क्या है हमने ये जाना। बाकी आज के लिए इतना है। जिन्होंने नोट ना किया हो वो नोट कर सकते हैं लिख करके। बाकी पीछे भी जो मैंने पढ़ा उसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, तो अच्छा होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार, आज के लिए ही।